नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। लंबे समय से दायित्व का इंतजार कर रहे बीजेपी पदाधिकारियों को धामी सरकार ने देर शाम बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार द्वारा दायित्वधारियों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 11 बीजेपी पदाधिकारियों को विभिन्न निगमों, प्राधिकरणों और परिषदों में उपाध्यक्ष बनाया गया। तो वहीं प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी काफी लंबे समय से समाज की सेवा कर रहे हैं। ऐसे कई पदाधिकारियों को पार्टी संगठन के विस्तार और सरकार में सहयोग के लिए दायित्वों की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद की नव नियुक्त उपाध्यक्ष विनोद उनियाल इस दौरान भाजपा कार्यालय पहुंचे। जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जिन्होंने कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते समाज की सेवा की है। तो ऐसे सभी लोगों को समाज की सेवा करने के लिए, पार्टी संगठन के कार्य के विस्तार के लिए और सरकार में सहयोग के लिए ऐसी जिम्मेदारी दी है। और अभी तक 21 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सरकार के द्वारा दी गई है। और मैं समझता हूं कि आगे भी और बहुत सारे हमारे प्रदेश भर में ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। और जिन नेताओं को ये जिम्मेदारी से नवाजा गया है, निश्चित रूप से सरकार में जिन विभागों की जिम्मेदारी उनको दी गई है उसमें वो महत्वपूर्ण काम भी करेंगे और उस जिम्मेदारी के नाते समाज की सेवा का काम भी करेंगे। सर, मेरा प्रमुख यही रहेगा कि महिलाएं जो उद्यम में काम करना चाहती हैं उनको आगे बढ़ाऊं, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग जैसे कुटीर उद्योग हैं, अगरबत्ती है और बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं कि जिनको महिलाएं आसानी से कर सकती हैं। और जैसे फलों का रस निकालना होता है, इस तरह के जो उद्योग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगी। और दूसरा जो स्वयं सहायता समूह है, जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और मैंने देखा है, अभी आपने ये इन्वेस्टर समिट देखा होगा, तो इसमें महिलाओं का काफी बड़ा योगदान रहा है, काफी उन लोगों ने काम किया। तो मेरा यही वो है, विचार है या इसी चीज को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है ये ईश्वर ने भी दोनों हाथों से यहाँ पर अपना प्यार लुटाया है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में खाद्य मंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश के सभी क्रय केंद्रों में मंडवा क्रय एवं उनके भुगतान के संबंध में जानकारी ली। इसके साथ ही पहले की बैठकों में दिए गए निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ है, इसकी स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। राज्य सरकार ने, खाद्य विभाग ने जो है वो लक्ष्य दिया था, जिसमें सारा लक्ष्य जो है वो यूसीसीएफ के पास में था। और यूसीसीएफ ने उसमें लगभग 16,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य था, लेकिन इसमें हमको मंडवा जो मिल पाया है वो लगभग 1313 क्विंटल के करीब हमको मिल पाया है, और जिसका भुगतान हम लोगों ने 100% कर दिया है। तो मंडवा भुगतान किसानों को हम लोगों ने पूर्णतः कर दिया है, लेकिन जो हमारे धान के किसान हैं उनको अभी संपूर्ण भुगतान नहीं हो पाया है। इसको मैंने गंभीरता से लेने के लिए कहा है, ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है हमारे किसानों को जो है हम भुगतान कर सके। तो उसकी फाइल जो है वो तुरंत उसको मूव करे, राज्य सरकार उसको अपनी ओर से वहन करेगी। उसके बाद में भारत सरकार से मिले बजट से फिर उसे मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये साफ निर्देश आज दे दिए गए हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य में अवैध रूप से काबिज विभिन्न श्रेणी के लोगों के संबंध में समिति के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तो वहीं मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश में वर्ग 3 और वर्ग 4 में सम्मिलित श्रेणी की जमीनों पर पूर्व में सरकारों की ओर से नियमितीकरण का निर्णय लिया गया था, जिसकी समयावधि पूरी हो चुकी है। अब इस समयावधि को बढ़ाने को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई और साथ ही अधिकारियों को इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। प्रदेश में जो विभिन्न श्रेणी की जमीनें हैं, जो राज्य सरकार की जमीनें हैं, जिन पर अवैध रूप से बरसों से लोग काबिज हैं,
उन जमीनों में जो विभिन्न श्रेणी की है, काबिल लोगों को क्या विनियमितीकरण किया जा सकता है, इसको लेकर के कमेटी मेरी अध्यक्षता बनी, जिसमें माननीय मंत्री रेखा आर्या जी और सौरभ मोहना जी सदस्य हैं। आज उसकी ये तीसरी बैठक थी, जिसमें सचिव राजस्व और प्रमुख सचिव न्याय, अपर सचिव राजस्व सहित कई अधिकारी भी शामिल थे और रेखा आर्या जी थी। रेखा आर्या जी भी इस मीटिंग में रही। इसमें एक दो चीजों में प्रथम एक तो चर्चा ये हुई है कि जो वर्ग 3 को और वर्ग 4 की जो जमीनें हैं, जिस पर पूर्व में सरकारों द्वारा निर्णय लिया जा चुका था नियमितीकरण का, उसकी समय अवधि समाप्त हो गई है। तो समय अवधि बढ़ाने के बारे में एक तो उस समय अवधि को बढ़ाने के लिए और उसका मैकेनिज्म क्या हो। भाजपा नेता और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कमान संभालते ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और मदरसों में हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया है। इसके लिए उन्होंने मदरसों में मुसलमानों की शिक्षा के लिए सीबीएसई पैटर्न और संस्कृत पढ़ाने की बात भी कही। इस दौरान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने हमारे संवाददाता यशराज आनंद से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के नेता और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स। आइए जानते हैं शादाब शम्स से कि जब से अध्यक्ष बने हैं वक्फ बोर्ड के, तो काफी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड चर्चा में आ गए हैं। तो जानते हैं इन्होंने किन प्रमुख बदलावों को वक्फ बोर्ड में किया है, किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के विषय में जो लोगों के बीच भ्रांतियां भी थी, लोगों के बीच जानकारी भी थी, या अक्सर वक्फ बोर्ड चर्चाओं में रहा करता था, किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर वक्फ बोर्ड में कुछ परिवर्तन लाया है। सबसे पहले तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या करें? देखिए, एक कार्यकर्ता के रूप में जो जिम्मेदारी मुझे दी गई, मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं जो 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार हम कहते हैं, वो वक्फ बोर्ड में भी नज़र आए। तो जो भ्रष्टाचार यहाँ होता था उस पर अंकुश लगाने का काम हमने किया और कोशिश की कि एक ईमानदार और ट्रांसपेरेंट सिस्टम वक्फ बोर्ड में लागू किया जा सके। और इसलिए अब वक्फ बोर्ड भी सूचना के अधिकार के दायरे में आ गया है और हम लोगों ने भी इसके ऊपर अपनी सहमति जताते हुए कहा कि अच्छा, जो भी जानकारियाँ जिसे चाहिए वो हम उपलब्ध करा के दें, तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, भ्रष्टाचार के ऊपर और मजबूती से लगाम लगेगी और लोगों के अंदर जागरूकता भी बढ़ेगी। दूसरा, हम लोगों ने तय किया है कि जो मॉडर्न मदरसे हम बनाएंगे, हमारे पास 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के अधीन आते हैं। तो हम लोगों ने तय किया था कि अपने यहाँ हम मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करेंगे और मदरसों का मॉडर्नाइजेशन में हमारी लाइन ये आएगी कि हम वहाँ NCERT का सिलेबस पढ़ाएंगे। अब मुस्लिम बच्चे जो मदरसे में जाते हैं वो हाफिज़ कुरान के साथ साथ अब डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर भी बन पाएँ, वो बच्चे भी मुख्य धारा में जुड़ पाएँ, वो एक जगह तक सीमित ना रह जाएं। और मुझे लगता है कि जब आप ये उम्मीद करते हैं कि देश आगे बढ़ेगा और एक समाज जो बहुत पिछड़ गया है, जिसको आगे बढ़ने से लोगों के द्वारा रोका गया है, उस समाज को भी मौके की आवश्यकता है। और मेरे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहते हैं। तो वो उनके अंदर वो विश्वास जगाना, उनको ये एहसास कराना कि पूरा देश आपके साथ है, आपको भी साथ ईमानदारी से खड़ा होना है, आपको भी APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ उनके दिखाए रास्ते पे आगे बढ़ना है और माँ भारती की सेवा में आपको अपना योगदान देना है। पढ़ लिख के आप भी अपनी हिस्सेदारी देश के लिए देश को दें तो कहीं ना कहीं माहौल बदलेगा। जो विश्वगुरु बनने का सपना हमारे बड़ों ने देखा है वो तभी साकार होगा जब वो समाज जो पिछड़ चुका है उसका भी कुछ योगदान आएगा। भले ही वो गिलहरी रूपी योगदान हो, लेकिन योगदान होना चाहिए। हमारा मानना है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को समाज के लिए, केवल मुस्लिम समाज के लिए नहीं, उसे उत्तराखंड के लोगों के वो संपत्तियां काम आए, इस तरह का वातावरण हम लोगों को बनाना है। मेरे समाज की ओर से, मेरी इन संपत्तियों से उत्तराखंड के आम व्यक्ति को बेनिफिट हो, मुस्लिम समाज को भी हो लेकिन आम लोगों को भी हो। तो इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम जो प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के पास है उन जमीनों को खाली कराएंगे और उन संपत्तियों के ऊपर हम अच्छे हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, अच्छे स्कूल्स बनाएंगे, अच्छे कॉलेजेस बनवाएंगे जो आम उत्तराखंडियों के काम आ सके, हमारे बच्चों के काम आ सके, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ सके। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। विकसित उत्तराखंड में माइनॉरिटीज का योगदान कैसा हो सकता है, उस तमाम उसका जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया जा चुका है और हमें उम्मीद है
कि हमारा योगदान भी, हमारी हिस्सेदारी भी उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में पूरी ईमानदारी के साथ रहे। और उत्तराखंड औरों से अलग है, ये देवभूमि है, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ की भाषा बोली अलग है, यहाँ का माहौल अलग है, यहाँ की कण कण में शंकर बसते हैं, यहाँ का आबो हवा अलग है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसे प्रदूषित नहीं होने देना है ये। और जब आप ईमानदार सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर सब कुछ अच्छा होता है, वो पॉजिटिव वातावरण रहता है। और मेरा उम्मीद है कि हम बहुत पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर, अभी आपने एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा था कि उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई भी होगी, तो आपको किस प्रकार से लगता है कि संस्कृत पढ़ाने से मदरसों के बच्चे का उत्थान ज्यादा होगा, या वो किस प्रकार से अपनी प्रतिभा में और प्रतिभावान बन सकते हैं, किस प्रतिभा को निखार सकते हैं? किस प्रकार से आपको लगता है कि संस्कृत उनके प्रतिभा को निखारने में सहयोग करेगा? देखिए, संस्कृत हमारी मदर टंग है, हम उत्तराखंडी हैं। किसी की कोई भाषा होती है, किसी की कोई भाषा होती है, लेकिन देवताओं की भाषा तो संस्कृत होती है। ये देवभूमि है। और हमने कहा कि क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में संस्कृत है, तो कितना अच्छा हो कि मेरे बच्चे संस्कृत में पढ़ें, मेरे बच्चे संस्कृत को जाने। कंप्यूटर की भाषा भी संस्कृत है। तो हमारे साथ थे शादाब शम्स। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी सर्वधर्म संपन्न लोग रहते थे और अच्छे से रहते थे। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वक्फ बोर्ड में जो खामियां थी उसको उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, उन त्रुटियों को दूर कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी ने पत्रकार वार्ता कर एक गंभीर प्रकरण का खुलासा किया। गरिमा महरा ने देहरादून के विकासनगर इलाके में बड़े स्तर पर चल रही मशीनों की धांधली का पर्दाफाश किया। उन्होंने धामी राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर शोषण के गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। जिसमें कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा गरीब, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जमीनों को बचाए रखने के लिए एक कानून बनाया गया कि या तो अनुसूचित जाति वर्ग की जो जमीन है वो अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति खरीद सकता है। ऐसे में एक और इसमें प्रावधान था कि जो बड़े कृषक हैं अनुसूचित जाति वर्ग के, जिनके पास 3 एकड़ से ज्यादा की कृषि भूमि है, वो इसे बेच पाएंगे, उसके लिए भी प्रावधान है। उसका अनुचित लाभ उठाते हुए रतिराम पुत्र ज्योतिराम निवासी ग्राम पोस्ट ऑफिस सभावाला, तहसील विकासनगर, देहरादून के एक व्यक्ति ने इस पूरे जो कानून है उसका अनुचित लाभ उठाते हुए, उसका दुरुपयोग करते हुए 200 से 300 बीघा भूमि जो है बेच डाली है अनुसूचित जाति के लोगों की। ये पूरा चिट्ठा जो आप देख रहे हैं ये उन जमीनों का है। देश भर में तमाम कांग्रेसी नेताओं और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की ओर से की जा रही कार्रवाई के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। सीबीआई, ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों पर विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होते ही सभी नेता भ्रष्ट मुक्त हो जाते हैं और उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने 18 दिसंबर को कांग्रेस की तरफ से होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर भी जानकारी दी। देखिए, भाजपा पे ऐसी क्या वॉशिंग मशीन है कि जो नेता जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या भ्रष्टाचार के आरोपों में वो शामिल हैं, जैसे ही वो भाजपा का दामन थामते हैं सारे आरोप और उनके पाप धुल जाते हैं। बहुत सारे हमारे नेता हैं, असम के मुख्यमंत्री से लेके शुभेंद्र अधिकारी जी और भी जो अधिकारी हैं, और भी जो नेता हैं, जैसे ये भाजपा का दामन थापते हैं सीबीआई, ईडी की जो जांच है रुक जाती है। और साथ साथ नगर निगम देहरादून के भी कुछ इश्यूज हैं, भ्रष्टाचार के इश्यूज हैं और जो स्मार्ट सिटी के कामों के चक्कर में लोगों को नुकसान हुआ है, इन सभी इश्यूज को लेकर 18 तारीख को हम लोग प्रशासक जिलाधिकारी महोदय के यहाँ प्रदर्शन करेंगे और जो भी इश्यूज हमारे नगर निगम मालिकाना हक को लेके हों
और साथ साथ जो एक वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी आ रही है, जो BLOs इन्होंने निर्धारित बनाए हैं, वो BLOs स्वयं मौके पर न जाके आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करा रहे हैं। बहुत सारे बिंदु, इन सभी बिंदुओं को लेके हम लोग 18 तारीख को प्रदर्शन करेंगे नगर निगम में। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के।